प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत एक बार फिर से आपको सरफेस केमिस्ट्री कक्षा 12 के एक और टॉपिक के अंतर्गत लिए चलता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शंस, यानी कि अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर अधिशोषण का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है, क्या क्या हम डेली लाइफ में एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं, वो हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है गैस मास्क में। अब गैस मास्क में कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने अटैच किया हुआ है कि हमें पता है कि जो कोयले की खानों में काम करते हैं, तो कोयले की खान में कई प्रकार की विषैली गैसें भी होती हैं। तो वहाँ काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो अपनी नाक पर क्या लगाए हुए होते हैं, एक मास्क लगाए हुए होते हैं जिसमें कि सक्रिय चारकोल भरा होता है, जो कि अपनी सतह पर विषैली गैसों को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, और जो श्वास के लिए ज़रूरी गैसें हैं वो अंदर तक जा पाती हैं। तो गैस मास्क में सक्रिय चारकोल द्वारा विषैली गैसों का क्या होता है, अधिशोषण होता है। इस तरह डेली लाइफ में अधिशोषण का प्रयोग होता है। अब दूसरा देखें, उच्च कोटि का निर्वात उत्पन्न करने में। अब होता क्या है कि हमें मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में या एक बर्तन में निर्वात उत्पन्न करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस बर्तन में वैक्यूम पंप लगाएंगे और उस वैक्यूम पंप से सारी की सारी एयर को कहाँ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी यदि उस पात्र में, उस वेसल में यदि एयर की कुछ क्वांटिटी, कुछ मात्रा रह गई है, तब हम क्या करेंगे कि जिस पात्र में हमें गैसों को हटाना है, निर्वात उत्पन्न करना है, उसमें हम एक्टिवेटेड चारकोल डाल देंगे, सक्रिय चारकोल डाल देंगे, और ठंडा वातावरण में इस एपरेटस को, इस पूरे सिस्टम को रखेंगे। तो ठंडा किया हुआ सक्रिय चारकोल जो है वो बची हुई शेष गैसों को अपनी सतह पर क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। इस तरह हम उच्च कोटि का निर्वात क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है नमी दूर करने में। तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि सिलिका जेल और एल्युमिनियम कुछ जेल ऐसे होते हैं जो अपनी सतह पर आर्द्रता को क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। इस तरह का पैकेट आपने सिलिका जेल का कई बार मार्केट से आई हुई चीज़ों में देखा होगा कि एक छोटा सा पाउच इस तरह का होता है, और ये सिलिका जेल्स के अंदर सिलिका जेल से बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो अपनी सरफेस पर ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं। अगला देखें, कठोर जल के मृदुकरण में। अब आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि दो तरह के वाटर होते हैं, दो तरह के जल होता है, एक कठोर जल और एक मृदु जल। कठोर जल किसे कहते हैं, जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, और मृदु जल किसे कहते हैं, जो आसानी से साबुन के साथ झाग दे देता है। अब जो जल की कठोरता होती है, जो कठोर जल होता है, वो दो कारणों से होता है। उसमें एक स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है। तो हमने पढ़ा है कि जो जल की स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेटों के कारण होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मान लो हार्ड वाटर है और उसके अंदर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट्स, जिन्हें कि जियोलाइट भी कहा जाता है, यूज करते हैं। अब जो जियोलाइट है वो कुछ ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सरफेस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो जियोलाइट है, उसमें यहाँ पर जो जियोलाइट है वो सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट्स है। तो यहाँ पर सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट यानी जियोलाइट में जो सोडियम है, उन आयनों को जियोलाइट हटा करके हार्ड वाटर के जो कैल्शियम आयन हैं उनको अपने से क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। तो सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट जो है, सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट जो है, वो अपना सोडियम आयन कहाँ कर देगा, वाटर में छोड़ देगा, और हार्ड वाटर के कैल्शियम क्लोराइड के कैल्शियम को खुद से क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। इस तरह सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट कैल्शियम एल्युमिनी सिलिकेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर के अंदर जो CaCl2 थे अब बुकाई में कन्वर्ट हो गए हैं NaCl में, और हमें पता है कि NaCl के कारण वाटर कभी भी हार्ड नहीं होता। इस तरह वाटर की जो हार्डनेस है वो जियोलाइट द्वारा दूर की जा सकती है। तो यहाँ पर जो जियोलाइट है वो अधिशोषक की भांति कार्य करेगा, जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। चलिए अगला देखें, चीनी को रंगहीन करने में।
अब हमें मालूम है कि जब भी हम मार्केट में चीनी लेने के लिए जाते हैं, जब भी हम मार्केट में कहाँ जाते हैं, चीनी लेने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि जो हमें सबको कैसी चीनी चाहिए, सफ़ेद और पारदर्शी चीनी चाहिए। लेकिन वास्तव में जो चीनी होती है जब वो बनाई जाती है तो वो मटमैले कलर की होती है। अब उस चीनी के मटमैलेपन को कैसे दूर किया जाए, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले चीनी का क्या बना लिया जाता है, सॉल्यूशन बना लिया जाता है मटमैली चीनी का, और उसके अंदर जो है कुछ जैव चारकोल के क्या डाल दिए जाते हैं, टुकड़े, जीवितों के, हड्डियों के, जो जीव जंतु हैं उनके हड्डियों का चारकोल डाल दिया जाता है। तो ये जो चारकोल है ये क्या करता है, शक्कर के उन पदार्थों को जिनके कारण शक्कर कैसी है, मटमैली है, ये चारकोल शक्कर के मटमैलेपन को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं, और जो मटमैला द्रव था वो पारदर्शी द्रव में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह हम क्या देखते हैं कि जो मटमैली चीनी का विलयन था वो पारदर्शी द्रव में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जल को हम वेपोराइज्ड कर देते हैं, वाष्पीकृत कर देते हैं, और शक्कर के साफ सुथरे क्रिस्टल क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया कि चीनी को रंगहीन करने में हम अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एसिटिक एसिड का तनु होना। इसी तरह अगर हम क्या करें कि यदि हम एक पात्र में एसिटिक एसिड ले लें और उसमें भी जैव चारकोल डाल दें, तो होगा क्या कि जो एसिटिक एसिड का गाढ़ा विलयन है वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। उसका मतलब है कि जो जैव चारकोल है वो गाढ़े एसिटिक एसिड के विलयन को पतले यानी कि तनु एसिटिक एसिड में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अर्थात जो जैव चारकोल है या जो चारकोल हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एसिटिक एसिड की सांद्रता को अपनी सरफेस पर, अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। इसी तरह यदि हम नीले लिटमस पेपर का यदि विलयन बनाएं और उसमें भी चारकोल डालें, उसमें भी कुछ अधिशोषक पदार्थ डालें, तो क्या देखते हैं कि नीला लिटमस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इन सारी प्रोसेस में जो जैव चारकोल है वो अधिशोषक का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगली प्रोसेस देखें, क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होती है ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा था। क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, मैं एक चित्र दिखाऊंगा आपको, ये क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें एक, मान लो एक फ्लास्क में एक पदार्थ दिया गया है जिसमें 3 अवयव मौजूद हैं, A+B+C, 3 कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण हमारे पास है, और हमें इन तीनों कार्बनिक पदार्थों को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम अधिशोषण की प्रक्रिया के द्वारा, है ना, तीनों अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। सबसे पहले हम अधिशोषक पदार्थ को एक ट्यूब में क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं, और उसके बाद A, B और C तीनों पदार्थ के मिश्रण को इस अधिशोषक पर क्या करते हैं, डालते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो नीचे अधिशोषक पदार्थ होता है वो सभी पदार्थों के अवयवों को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। इसका मतलब कि जो आपका पात्र था उसमें नीचे क्या भरे हुए थे, अधिशोषक। अब जो अवयव सबसे ज़्यादा अधिशोषक के ऊपर अधिशोषित होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, जो उससे कम अधिशोषित होगा वो उसके बाद आ जाएगा, और जो सबसे कम अधिशोषित होगा वो उसके बाद आ जाएगा। इस तरह अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता के आधार पर A, B और C अलग अलग लेयर बनाकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जिन्हें हम अलग अलग फ्लास्क में लेकर क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। अर्थात क्रोमेटोग्राफी क्या है, किसी अधिशोषक पदार्थ की सहायता से उसकी अधिशोषण क्षमता के आधार पर कार्बनिक पदार्थ के अवयवों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। समझ में आया। तो यहाँ पर इस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी को हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। ठीक है, तो देखिए आप गैस मास्क में हमने देखा सक्रिय चारकोल विषैली गैसों को अपनी सरफेस पर क्या करता है, रोकता है। दूसरा, उच्च कोटि का निर्वात उत्पन्न करने में सबसे पहले निर्वात पंप का यूज करते हैं, और निर्वात पंप का यूज करने के बाद शेष गैसों को अलग करने के लिए हम सक्रिय चारकोल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नमी दूर करने के लिए हम काय का यूज करते हैं, सिलिका जेल का यूज करते हैं। इसी तरह कठोर जल का मृदुकरण करने के लिए हम सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट या जियोलाइट का प्रयोग करते हैं।
जो क्या करता है, कैल्शियम लवण को, कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट खुद कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट में चेंज हो जाता है और वाटर की हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। चीनी को रंगीन करने में हम जैव चारकोल का यूज कर रहे थे। जैव चारकोल ने क्या किया था, शक्कर को मटमैले करने वाले पदार्थों को अपनी सतह पर अधिशोषित किया था। इस तरह शक्कर का मटमैला विलयन पारदर्शी साफ विलयन में चेंज हो गया, जिसका पानी उड़ाकर हमने शक्कर के सफ़ेद चमकदार क्रिस्टल क्या कर लिए थे, प्राप्त कर लिए थे। और अगली विधि कौन सी थी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या किया, कार्बनिक पदार्थ के मिश्रण को एक अधिशोषक पदार्थ की सहायता से अलग अलग अवयवों में क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होंगी। गैस मास्क के अंदर आप देख रहे हैं सक्रिय चारकोल। पहली पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि सक्रिय चारकोल किस तरह से एयर्स को, विषैली एयर्स को अपनी सरफेस पर रोक देता है और फिल्टर्ड एयर को अंदर जाने देता है। दूसरे चित्र में आप कुछ सक्रिय चारकोल देख रहे हैं और सक्रिय चारकोल का यूज एक अच्छे अधिशोषक के रूप में होता है। तीसरी पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जियोलाइट है, और जियोलाइट का क्या यूज है, आप जानते ही हैं कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोलाइट। चलिए अब देखें, एक और अनुप्रयोग है अधिशोषण का विषमांगी उत्प्रेरण में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उत्प्रेरण क्या है। तो उत्प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। और उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, उत्प्रेरण कहलाती हैं। अब जो उत्प्रेरण होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जो उत्प्रेरण होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, सामांगी और विषमांगी। अब सामांगी उत्प्रेरण क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा मैंने ली हुई है सामांगी उत्प्रेरण की, कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्था कैसी होती है, एक जैसी। आप सबको पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन, ठोस, द्रव और गैस। और ये भी पता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और अभिकारकों की क्रिया से क्या बनते हैं, उत्पाद। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक एक जैसी भौतिक अवस्था में होते हैं, तो ऐसा उत्प्रेरण क्या कहलाता है, सामांगी उत्प्रेरण कहलाता है, होमोजीनस कैटेलाइसिस कहलाता है। ठीक है। लेकिन यदि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो इस तरह का उत्प्रेरण क्या कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि हम सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं और क्या बन रहा है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और कैटेलिस्ट हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमें पता है सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, यानी अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो ये सामांगी उत्प्रेरण हो गया है। दूसरे रिएक्शन में देखें, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या दे रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है। प्रयोगशाला में भी ऐसे ही ऑक्सीजन बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम जो पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हैं वो सॉलिड है, ठोस है, और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड ले रहे हैं वो भी क्या है, ठोस है। तो ये भी सामांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तीसरी रिएक्शन में हम देख रहे हैं गन्ने की शक्कर, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं, C12H22O11, और जब इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। अब जो गन्ने की शक्कर है वो भी लिक्विड है, वाटर है वो तो लिक्विड है ही ऑलरेडी, और जो हम डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं वो भी क्या है, लिक्विड है। यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी है, एक जैसी है। तो इस तरह की प्रोसेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, होमोजीनस कैटेलाइसिस कहलाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो खास बात करनी है वो किसके बारे में करनी है, विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में। तो विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है कि जब आपके रिएक्टेंट और जब आपका कैटलिस्ट अलग अलग फिजिकल स्टेट में होता है, तो इस तरह का उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण या हेटेरोजीनस कैटेलाइसिस कहलाता है। यहाँ पर अमोनिया बनाने की हैवर प्रोसेस दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है। जब दोनों रिएक्शन कर रही हैं तो अमोनिया बन रही है,
और इस रिएक्शन को कराने के लिए हम आयरन का चूर्ण, आयरन का पाउडर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और दोनों की रिएक्शन से अमोनिया बन रही वो गैस है। बट जो कैटलिस्ट ले रहे हैं वो आयरन है, और वो कैसी फेज़ में है, सॉलिड फेज़ में। तो ये विषमांगी उत्पीड़न का उदाहरण है। अब बात आते हैं पॉइंट पर कि यहाँ पर एडजॉर्प्शंस कैसे लग रहा है, अधिशोषण कैसे लग रहा है। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में मान लो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्शन कैसे करेंगी, तो उसके लिए कोई ना कोई सरफेस की आवश्यकता होगी, क्योंकि गैसेस जो हैं वो आपस में रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई सरफेस ज़रूर ढूंढेंगी। ऐसे में यदि हम आयरन चूर्ण यानी आयरन पाउडर उनको उपलब्ध कराते हैं, तो आयरन चूर्ण जो है वो अधिशोषक की भांति कार्य करता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस को अपनी सरफेस पर जगह देकर अमोनिया बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यही कैटलिस्ट का काम होता है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, लेकिन स्वयं उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो आयरन का चूर्ण था, जो आयरन का पाउडर था, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों को अपनी सरफेस पर क्या कर रहा था, अधिशोषित कर रहा था। तो इस तरह विषमांगी उत्पीड़न में और आपके हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस की जो प्रोसेस है उसमें भी हम अधिशोषण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। दो और एप्लीकेशंस हैं। पहली है कपड़ों की रंगाई में। आप सब देखते हैं कि हम डिफरेंट कलर के कपड़े मार्केट से ख़रीदते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब कपड़ों को बनाया जाता है, जब कपड़ों की रंगाई की जाती है, तो कपड़ों को कुछ सॉल्यूशन से होकर गुजारते हैं। तो जब सबसे पहले हम जो कपड़ा है, सबसे पहले जो हम कपड़ा यूज करेंगे, जिसको हमें कलर करना है, तो उसको हम सबसे पहले रंग बंधक के सॉल्यूशन में डालते हैं। इसको मॉर्डेंट कहते हैं। तो हम सबसे पहले कपड़े को काय में डालते हैं, मॉर्डेंट में डालते हैं। मॉर्डेंट एक अच्छे अधिशोषक का काम करता है, और इसके बाद अब हम दूसरे पात्र में, ऐसे पात्र में डालते हैं जिसमें डाइज़ हैं, जिसमें क्या है, रंजक हैं। तो पहले कपड़े को रंग बंधक में और फिर रंजक में डालते हैं। यानी रंग बंधक जो है वो अधिशोषक के रूप में काम करता है, और रंगों को अपनी सतह पर क्या करता है, जगह देता है, अधिशोषक की भांति क्या करता है, कार्य करता है। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कपड़ों की रंगाई में लिखा हुआ है कि कपड़ों की रंगाई में रंजकों को बांधने के लिए रंग बंधक यानी मॉर्डेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डाइस को अपनी सरफेस पर जो आपके क्या है, मॉर्डेंट है, वो क्या कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। अब अधिशोषण का जो लास्ट आप देख रहे हैं अनुप्रयोग है, वो क्या है, अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। आप सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट 18 ग्रुप, जिसमें आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और क्या है, रेडॉन। आपने याद भी किया होगा, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, याद है। चलिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन सपोज कि अक्रिय गैसें आपस में कैसी हैं, मिक्स हैं, और हमें उन्हें कैसा करना है, अलग अलग करना है। तो हमें पता है हम गैसों को द्रवित कर सकते हैं। कब द्रवित कर सकते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर लें। गैसों को दो ही कंडीशन में द्रवित किया जा सकता है, या तो टेम्परेचर डाउन कर लें या ऊपर से क्या करें, प्रेशराइज कर दें, और दोनों काम करें तो यही प्रोसेस बहुत जल्दी की जा सकती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो अक्रिय गैसें हैं उन्हें हमें क्या करना है, कम टेम्परेचर पर अधिशोषित करना है, सेपरेट कराना है। तो हमें दो कंडीशन रखना पड़ेगी कि गैसों को सक्रिय चारकोल के ऊपर प्रवाहित करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इस तरह सक्रिय चारकोल के ऊपर हम डिफरेंट इनर्ट गैसेस को एडजॉर्ब कर सकते हैं, अधिशोषित कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चित्र से कुछ समझ में आ रहा होगा कि नली से क्या जा रही हैं, गैसेज जा रही हैं, अलग अलग टेम्परेचर उन्हें अवेलेबल किया जा रहा है, और हर फ्लास्क के अंदर क्या भरा हुआ है, सक्रिय चारकोल भरा हुआ है। इस तरह हम अक्रिय गैसों को अलग अलग फ्लास्क में क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। और यहाँ पर सक्रिय चारकोल एक फ्लास्क में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस अधिशोषण के अनुप्रयोग से जो भी क्वेश्चंस, ओटी क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन्हें अपनी कॉपी में क्या करिए, नोट करिए, और अगले वीडियो लेक्चर्स का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे और वीडियोस के लिए नवांकुर विद्यापीठ गंज वासुदा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।